हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना एंड यू आर वाचिंग 99.9 इंजीनियरिंग स्टेशन। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक क्रैश कोर्स हीट ट्रांसफ़र से रिलेटेड, जिसमें हम थ्योरी को थोड़ा और न्यूमेरिकल पार्ट को ज़्यादा सॉल्व करेंगे और फॉर्मूले को ज़्यादा रिवाइज करेंगे, एम्फेसाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं फटाफट से आपको थ्योरी थोड़ी थोड़ी बताती जाऊंगी और साथ में फॉर्मूले जो बताऊंगी मैं उसको ब्रैकेट में बताती जाऊंगी कि आपको ये एक अलग शीट में लिखना है, जिससे कि आप उसको लिखते जाएंगे तो वो आपकी एक फॉर्मूला शीट तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेन डिफरेंस से। जो हीट ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स ऑब्वियस सी बात है, आती ही है। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या किस से डील करती है और हीट ट्रांसफ़र किस से डील करता है, तो वो चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, थर्मोडायनेमिक्स जो है वो डील्स विद द सिस्टम इक्विलिब्रियम। ये सिस्टम के इक्विलिब्रियम से डील करता है। जैसे कि इक्विलिब्रियम से मीन्स कि कैसे कितनी अमाउंट एनर्जी चाहिए एक सिस्टम को एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट तक जाने के लिए। तो ये ओनली डील विद द अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये जो थर्मोडायनेमिक्स है वो डील करता है अमाउंट ऑफ एनर्जी पे। जबकि हम हीट ट्रांसफ़र में बात करते हैं, हीट ट्रांसफ़र में हम बात करेंगे तो क्या होगा, वो एनालाइज करता है, उसमें हम इवेलुएट करते हैं कि किस रेट से, व्हाट रेट दिस चेंज ऑफ स्टेट अकर, किस रेट से एक सिस्टम एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट पे जा रहा है। किस रेट से मतलब कि हीट पर यूनिट टाइम, कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो अगर हम इसकी यूनिट थर्मोडायनेमिक्स में क्यू की यूनिट लिखेंगे तो वो हो जाएगी जूल, क्योंकि हमें जस्ट अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। जबकि हीट ट्रांसफ़र में हम रेट निकाल रहे हैं तो उसमें हो जाएगा जूल पर सेकेंड। ठीक है, और जूल पर सेकेंड को हम लिख सकते हैं वॉट। ठीक है, अब ये तो मेन बेसिक हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं मोड्स के ऊपर। मोड्स कौन कौन से होते हैं? 3 टाइप के मोड्स होते हैं, आप सबको पता है कौन कौन से। कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, ठीक है, और हो गया तीसरा रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन। तो ये 3 मोड है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। पहले हम कंडक्शन करते हैं। कंडक्शन बेसिकली जो है होता तो तीनों फेस में है, सॉलिड, लिक्विड और गैस फेस में, तीनों में होता है, लेकिन डोमिनेंट जो होता है वो होता है सॉलिड फेस में। ठीक है, तो हम ले लेते हैं एक हीटिंग सोर्स ले लेते हैं। ये हीटिंग सोर्स है, उसको हम मेटल रॉड से, हम ये मेटल रॉड है इसको हीटअप कर रहे हैं। यहाँ हाई टेम्परेचर है, यहाँ लो टेम्परेचर है। ठीक है, तो पहली बात हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस हो रहा है, मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, यही टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। तो ये मोड ऑफ जो कंडक्शन है वो जनरली किस में, सॉलिड बॉडी में होता है। किसकी वजह से? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। और साथ ही में जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, मेटल्स के मॉलिक्यूल्स हैं, वो उसके की वजह से कैसे होगा, उनमें क्या होगा, तो इसमें 70% जो है कंडक्शन जो टेक प्लेस होगा वो किस वजह की होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। और 30% जो है वो ट्रांसफ़र होगा, वो होगा मॉलिक्यूलर लैटिस वाइब्रेशन की वजह से, मॉलिक्यूलर लैटिस वाइब्रेशन की वजह से। ठीक है, वाइब्रेशन की वजह से 30%। तो अब हमारे पास, जैसे हम मेटल्स की बात कर रहे हैं, सॉलिड बॉडी की, तो मेटल में कई सारे मेटेलिक्स होते हैं जो कि गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है और गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोनों हैं। जैसे कि हो गया सिल्वर हो गया, फिर हो गया हमारे पास सिल्वर हो गया, फिर कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं। और एल्युमिनियम हो गया। ठीक है, अब ये क्यों है? क्योंकि इनमें प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और ये और सारे के सारे मेटल्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब जो कंडक्शन है, मैंने बताया कि टेम्परेचर डिफरेंस एसोसिएशन विथ मॉलिक्यूलर लैटिस वाइब्रेशन एनर्जी ट्रांसफ़र से होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से।
अब एक्चुअल रीज़न भी बता दिया कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो डायमंड है इसमें एक्सेप्शनल है, इसके भी हीट ट्रांसफ़र रेट वो थर्मल कंडक्टिविटी होती है द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द डायमंड ड्यू टू द परफेक्ट जो थर्मल कंडक्टिविटी की होती है डायमंड की होती है वो भी ज़्यादा होती है। ये क्या इसकी होगी K इज़ इक्वल टू 2300 वाट पर मीटर केल्विन होती है, ठीक है। तो इसकी होती है, इसकी डायमंड की किस वजह से होती है, क्योंकि इसका परफेक्ट क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूलर लैटिस अरेंजमेंट है, इस वजह से डायमंड एक एक्सेप्शनल केस है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है नॉन मेटल होने के बावजूद भी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी की बात की, तो वो थर्मल कंडक्टिविटी होती क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। यहाँ हम पढ़ लेते हैं थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है। तो थर्मल कंडक्टिविटी जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं K से, और ये थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी है, थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये एक थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी है विच टेल्स अबाउट द एबिलिटी ऑफ मटेरियल। ये हमें अब क्या बता रहा है, कैपेबिलिटी और एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू अलाउ हीट, कितना अमाउंट ऑफ हीट उसमें से कंडक्ट थ्रू मटेरियल हो सकता है मोर रैपिडली और क्विकली, ठीक है। तो ये दिस इज द K इज द thermophysical property which of the material which tells about the ability of the material to allow heat energy to get conducted through material more rapidly and quickly, ठीक है। तो इंसुलेटर से बात करते हैं। इंसुलेटर जो है वो इंसुलेटर क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, हीट भी है। तो ये इसकी थर्मल कंडक्टिविटी इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर्स की थर्मल कंडक्टिविटी लो होती है, लो थर्मल कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। फिर इसी वजह से, और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं के एबेस्टोस की देख लें कितनी वैल्यू होती है। एबेस्टोस की बात कर लें तो इसकी K की वैल्यू हो जाएगी 0.3 वाट मीटर केल्विन। ऐसे रिफ्रैक्टिव ब्रिक की बात करें तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0.9 वाट पर मीटर केल्विन। इसी तरीके से और भी हैं तो उसमें बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं हीट कंडक्शन इन दी गैस। अब हम गैस की बात करें, यही एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। अगर हम गैस की बात करें, हीट कंडक्शन इन गैस की बात करें, तो ये एक हमारे पास हम एक लेवल ले लेते हैं, प्लेट्स ले लेते हैं। यहाँ पे हाई टेम्परेचर रीजन है, यहाँ लो टेम्परेचर रीजन है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हम ले लेते हैं 1 mm, और इनके बीच में गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। जो बॉटम साइड पे प्रेजेंट होंगे वो लो टेम्परेचर होगा, मॉलिक्यूल्स का लो टेम्परेचर होगा और लो वेलोसिटी होगी। जो हायर अप साइड हैं उनके हाई टेम्परेचर और हाई वेलोसिटी दोनों प्रेजेंट होगी। तो हाई, इसकी वजह से क्या होगा, जब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा कि मॉलिक्यूलर मोमेंटम की वजह से तो इलास्टिक कोलिजन टेक प्लेस होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, हाई वेलोसिटी मॉलिक्यूल्स, जो हाई वेलोसिटी मॉलिक्यूल्स है वो लो वेलोसिटी मॉलिक्यूल्स से टकराएगी, यानी कोलाइड होगी और फिर कंडक्शन टेक प्लेस होगा। तो बेसिकली तो हीट कंडक्शन इज अकर इन दिस फॉर द गैस, हीट कंडक्शन अकर इन द गैस बाय मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र। यहाँ पे किस वजह से हो रहा है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र की वजह से यहाँ पे कंडक्शन टेक प्लेस हो रहा है। तो एयर की हम बात करें तो एयर की जो मॉलिक्यूलर थर्मल कंडक्टिविटी जो है थर्मल कंडक्टिविटी जो होगी वो होगी 0.026 वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है। तो ये हो गए। अब हम बात करते हैं जो अगर हम लिक्विड की बात करें, जैसे मैंने बताया कि डोमिनेटिंग किस में होता है कंडक्शन, तो वो सॉलिड में होता है, लेकिन लिक्विड और गैसेस में भी होता है। तो लिक्विड जो बात करें अगर हम लिक्विड की, तो लिक्विड आर बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन दी गैसेस। क्यों?
तो K की वैल्यू इसमें वाटर की अगर हम जाने तो वो हो जाएगी 0.63 वाट पर मीटर केल्विन। ठीक है, अब हम जितने भी लिक्विड्स हैं उसमें अमंग ऑल द लिक्विड्स मरकरी की जो है हायर थर्मल कंडक्टिविटी है, मरकरी की जो थर्मल कंडक्टिविटी वो हायर है, कितनी है 8.43 किलो वाट पर मीटर केल्विन, ये हाईएस्ट है। क्यों? क्योंकि मरकरी जो है वो एक तरीके का क्या है, उसकी लो वेपर प्रेशर रहता है उसमें, ठीक है, गुड एक्सपेंशन प्रॉपर्टी है उसकी, ठीक है, और दूसरा वो गुड कंडक्टर भी है, यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है, गुड कंडक्टर भी है, ठीक है। तो इस वजह से मरकरी जो है थर्मोमेट्रिक फ्लूइड कहलाता है। ये एक तरीके का थर्मोमेट्रिक फ्लूइड है, मतलब कि जैसे हम लोग थर्मोमीटर में जो थर्मोमेट्रिक फ्लूइड है वो कौन सी होती है, मरकरी लेते हैं हम लोग। क्यों लेते हैं? क्योंकि उसके लो वेपर प्रेशर है, गुड वॉल्यूम एक्सपेंशन है और थर्मल कंडक्टिविटी लो होती है, ठीक है। तो ये हो गई गैस में, लिक्विड में और सॉलिड में कंडक्शन की बात। अब हम बात कर लेते हैं कन्वेक्शन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ कन्वेक्शन की बात करेंगे तो कन्वेक्शन में क्या होता है, अगर हम कोई सरफेस है, वो वॉल है, हॉट प्लेट है, समझ लें हॉट प्लेट है, ठीक है, उसका टेम्परेचर TW है और यहाँ से इसकी सराउंडिंग में फ्लूइड है और उस फ्लूइड का मोशन जो हो रहा है वो किसकी वजह से, अगर हमने कोई एक्सटर्नल सोर्स लगा लिया है, फैन टाइप का कोई सोर्स लग रहा है, उसकी वजह से मोशन हो रहा है, तो उसको कहेंगे हम फोर्स कन्वेक्शन। अगर और इसी केस में हमने फैन ने इंक्लूड किया है, सिर्फ डेंसिटी डिफरेंस की वजह से फ्लूइड में और हॉट सरफेस में टेक प्लेस हो रहा है, बॉयंसी फोर्स की वजह से कन्वेक्शन टेक प्लेस हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे फ्री कन्वेक्शन, ठीक है, फ्री कन्वेक्शन, ठीक है। ये इसमें क्या होगा, बॉयंसी फोर्स अप्लाई होगी, ठीक है, बॉयंसी फोर्स अप्लाई होगी, ठीक। तो हम कहने का मतलब ये है कि ये कन्वेक्शन जो है वो मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है विच इज़ जनरली अकर बिटवीन, ये जो जनरली कन्वेक्शन जो है मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है और ये अकर होता है किसमें, सॉलिड सरफेस एंड सराउंडिंग फ्लूइड में आता है। तो फ्लूइड आपको पहले भी पता होगा, फ्लूइड में एयर और लिक्विड दोनों आ जाती है, गैस और लिक्विड दोनों आ जाती है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि फ्लूइड बोल रही हूँ तो मैं लिक्विड क्यों नहीं कंसीडर कर रही हूँ, ठीक है। तो इस वजह से दोनों ही आ जाता है। तो ये जनरली अकर बिटवीन द सॉलिड सरफेस एंड द सराउंडिंग फ्लूइड ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस एसोसिएट विद द माइक्रोस्कोपिक बल्क मोशन ऑफ द फ्लूइड ट्रांसपोर्ट थर्मल एनर्जी। तो फोर्स कन्वेक्शन में दिस मोशन इन द फोर्स कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, दिस मोशन ऑफ द फ्लूइड इज प्रोवाइडेड बाय द एक्सटर्नल एजेंसी। ये हम लोग जो मोशन ऑफ द फ्लूइड हो रहा है वो प्रोवाइड किससे कर रहे हैं, हम एक्सटर्नल एजेंसी से प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक फैन और ब्लोअर और एनी टाइप ऑफ पंप। वेयर एज इन फ्री कन्वेक्शन, जो फ्री कन्वेक्शन हम लोग ले रहे हैं उसमें जो मोशन हो रहा है फ्लूइड का वो नेचुरली हो रहा है ड्यू टू द बॉयंसी फोर्स की वजह से हो रहा है ना, अराइजेज आउट, जो बॉयंसी फोर्स की वजह से वो क्या बॉयंसी फोर्स क्या बना रहा है, वो डेंसिटी चेंज की वजह से फ्लूइड में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो उसकी वजह से कन्वेक्शन हो रहा है। अब जो एक मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कंडक्शन जो है वो है इंटरनल फेनोमेना, ये है इंटरनल फेनोमेना, और कन्वेक्शन जो है वो है बाउंड्री फेनोमेना, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो बहुत लंबा जा रहा है, अब रेडिएशन पे आ जाता है। ये तीनों चीज़ मुझे समझाना ज़रूरी है, इसलिए मैं ये बेसिक बता रही हूँ, फिर हम फॉर्मूले पे ही आ जाएंगे, ये तीनों चीज़ें समझाना। तो रेडिएशन में क्या चीज़ होती है, जैसे हमने एक ये वैक्यूम स्पेस ले लिया है, वैक्यूम स्पेस है, ये वैक्यूम स्पेस चैम्बर है, उसमें दो प्लेट्स हैं, ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है। ये हाई टेम्परेचर प्लेट है, ये लो टेम्परेचर प्लेट है। तो इसमें यहाँ मोर एमिशन होगा, जो हाई टेम्परेचर है तो उधर से मोर एमिशन होगा, इधर से लो एमिशन होगा। तो
क्या कहते हैं रेडिएशन में जो होता है ऑल बॉडीज एट ऑल टेम्परेचर, ऑल बॉडीज एट ऑल टेम्परेचर emits thermal radiation, emits thermal radiation, thermal radiation emits करता है except at body at 0 Kelvin और -273.5 डिग्री सेंटीग्रेड। जो जितनी भी बॉडीज़ होती है एट ऑल टेम्परेचर, सारी बॉडी सारे टेम्परेचर पे थर्मल रेडिएशन एमिट करती है एक्सेप्ट अगर 0 केल्विन पे है, और जो रेट ऑफ एमिशन अकर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच कैन प्रोपोगेट इवन थ्रू अ वैक्यूम। जो भी रेट एमिशन होता है वो किस फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो वो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो रहते हैं वो वैक्यूम में भी प्रोपोगेट कर सकता है। जो ये रेट ऑफ एनर्जी एमिशन होता है, रेट ऑफ एनर्जी एमिशन होता है ई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 10⁴ होता है, और यहाँ टेम्परेचर जो है वो केल्विन में होगा, केल्विन में होगा। ठीक है, तो रेडिएशन अगर हम इसको फिर से एक्सप्लेन करें तो रेडिएशन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विच डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम for its propagation, hence it occur by the electromagnetic wave propagation traveling with the speed of light। ठीक है, ये हो गया हमारा रेडिएशन के बारे में। तो अब हम बात करते हैं कि इसके लॉज के बारे में। ये तो हमारे पास हो गया। अब गवर्निंग लॉज कौन कौन से हैं, जैसे हम अब फॉर्मूलेज पे आ जाएंगे कि फॉर्मूले किस तरीके से हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले गवर्निंग लॉ पे आ जाएंगे। तो सबसे पहला गवर्निंग लॉ है फोरियर्स लॉ। ठीक है, अब मैं थ्योरी कम बताऊंगी, मैंने सिर्फ ये बेसिक बताई आपको कि 3 मोड कौन कौन से होते हैं, और अब जो हम करेंगे वो फॉर्मूले बेस्ड होंगे। ये फोरियर्स लॉ क्या होता है, ठीक है, ये होता है क्या, फोरियर्स लॉ। अब जो फोरियर्स लॉ है वो कंडक्शन का लॉ है। ये क्या करता है, लॉ स्टेट दैट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय द कंडक्शन अलोंग द गिवन डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट अलोंग दैट डायरेक्शन एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द हीट ट्रांसफर लाइन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ हीट। ठीक है, तो इसका अब क्योंकि ये सबको पता है कि क्या है, फॉर्मूला होता है QX इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस टाइम्स DT/dx होता है। ये ब्लॉक का अगर हम कोई एक ब्लॉक ले लेते हैं उसमें, तो नेगेटिव साइन शो क्या कर रहा है कि हीट ऑलवेज फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर। जो ये हीट फ्लो हो रहा है वो ऑलवेज इन द टेम्परेचर इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन। तो ये दैट इज़ टू सेटिस्फाई द क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ। ठीक है, ऑफ थर्मोडायनेमिक, इसको सेटिस्फाई करने के लिए ये नेगेटिव में है। तो QX इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस DT है, और QX इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। देन द रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो हमारा जो आ जाएगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो आ जाएगा, हीट ट्रांसफ़र का जो फॉर्मूला हो जाएगा फाइनली कंबाइन होके वो हो जाएगा QX इज इक्वल टू माइनस KA DT/dx। ठीक है, और इसकी यूनिट हो जाएगी वॉट में। अब ये क्या है, थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल स्लैब, थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला आपके इम्पॉर्टेंट हो गया, ये एक आप लिख लीजिए। नेगेटिव साइन का भी ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है नेगेटिव साइन क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लॉ आ जाता है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, ये कन्वेक्शन के लिए है, फॉर कन्वेक्शन। ठीक है, ये कन्वेक्शन के लिए है। तो इस केस में जो ये लॉ स्टेट करता है कि द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय द कन्वेक्शन बिटवीन द सॉलिड बॉडी एंड द सराउंडिंग फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दैम एंड इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट और एरिया ऑफ एक्सपोजर बिटवीन दैम। तो टेम्परेचर हो गया, तो ये कन्वेक्शन के टर्म्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, वॉल का टेम्परेचर डिफरेंस और सराउंडिंग का डिफरेंस, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कांटेक्ट और एक्सपोजर। तो क्यू कन्वेक्शन हमारे पास फॉर्मूला आ गया HA
TW माइनस T इन्फिनिटी, हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाया तो हमें ये मिल गया फॉर्मूला। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। H इज़ द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट और फिल्म हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, और इसकी यूनिट यहाँ पे यूनिट K की यूनिट क्या होगी, वॉट पर मीटर केल्विन, और यहाँ H की यूनिट हो जाएगी वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन और वॉट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये इसकी SI यूनिट होगी। अब देखिए, अब ये अनलाइक थर्मल कंडक्टिविटी जैसे क्या K है, वैसे ही H इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जैसे कि K थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, लेकिन H जो है इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, बट इट्स डिपेंड अपॉन सम थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है ऑफ द फ्लूइड। जो K जो है वो थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी है मेटल की, बट K जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन ये कुछ थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करता है। लाइक रो हो गया, डेंसिटी हो गया, म्यू हो गया, विस्कोसिटी हो गया, Cp हो गया, K हो गया। तो ये दोनों ही केस के लिए फ्री कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन के लिए अलग अलग ये डिपेंडेंसी H की दिखती है। तो वो क्या है, यहाँ हम देख लेते हैं कि जो H है वो डिपेंड कर रहा है फोर्स कन्वेक्शन में। अगर हम बात करते हैं फोर्स कन्वेक्शन की बात करते हैं तो H जो है वो किस पे डिपेंड कर रहेगा, V D रो म्यू Cp K, ठीक है, इन पे डिपेंड करेगा। अब म्यू रो Cp K तो ये तो थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी होगी, थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी, इसे TPP से रिप्रेजेंट कर देते हैं। V जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है और D जो है कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन ऑफ बॉडी है। ठीक है, ये होगी ये हो गया फोर्स कन्वेक्शन के लिए। ये फोर्स कन्वेक्शन ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला यूज़ होता है। और ये हो गया फ्री कन्वेक्शन में। फ्री कन्वेक्शन, मेरी हैंडराइटिंग आप थोड़ा देख लीजिएगा क्योंकि मैं कैमरे की वजह से कंफर्टेबली नहीं बैठी हूँ, इसलिए ये थोड़ा सा हैंडराइटिंग में फ़र्क पड़ रहा है। तो फ्री कन्वेक्शन के केस में जो H है वो फंक्शन ऑफ किसका हो जाएगा, G बीटा डेल्टा T L म्यू रो Cp K। अब ये लास्ट के रो म्यू Cp K तो थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी है, और ये जो G है वो क्या हो गया, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। बीटा जो हो गया वो आइसोबैरिक वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ द फ्लूइड हो गया। डेल्टा टी जो हो गया वो टेम्परेचर डिफरेंस हो गया किसमें, वॉल और सराउंडिंग में। और एल जो है वो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन ऑफ द बॉडी होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से वो हैं। अब नेक्स्ट आता है तीसरा लॉ आता है जो कि रेडिएशन के लिए होता है, वो होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है, ऑफ रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन, तो इस लॉ में क्या स्टेट करता है कि रेडिएशन दैट द रेडिएशन एनर्जी एमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी। तो इस केस में EB जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T⁴ होगा, और यहाँ टेम्परेचर जो है वो केल्विन में होगा। तो इस केस में EB जो अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो EB इज इक्वल टू सिग्मा टाइम T⁴, और ये सिग्मा जो है वो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, और इसकी वैल्यू, इस स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की वैल्यू हो जाएगी 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वॉट मीटर स्क्वायर केल्विन टू पावर 4। ठीक है, ये इसकी वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमारा दूसरा होता। ठीक है, अब ये EB की यानी कि एनर्जी एमिटेड की वैल्यू हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब जो ये ब्लैक बॉडी है इज़ द बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल द थर्मल रेडिएशन। अब ये जो ब्लैक बॉडी की बात की मैंने अभी, वो क्या है, और सारी तरीके की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है जो रेडिएशन उस पर इंसिडेंट और फॉल होती है। मतलब कि ब्लैक बॉडी जो है वो एक तरीके का परफेक्टली एब्जॉर्बर है
आइडियल एमिटर है और डिफ्यूजिव इन नेचर है। तो थर्मली ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब ऑल द इंसिडेंट थर्मल रेडिएशन फॉलिंग अपॉन इट मे नॉट बी अपीयर ब्लैक इन कलर इन द ह्यूमन आइज। ठीक है, अब इसके बाद ये जो कौन कौन से मैंने आपको फॉर्मूले बताए, जैसे कि पहले हीट ट्रांसफ़र में हमने यूनिट्स का ख़ास तौर पे ख्याल रखिएगा। फिर मोड्स बताए मैंने, मोड्स में के की वैल्यू, मोड्स के बाद मैंने कंडक्शन बताया, फिर के थर्मल कंडक्टिविटी बताई, उसकी वैल्यूज़ बताई कई सारे की, गैस की में थर्मल कंडक्शन बताया, लिक्विड में कंडक्शन बताया, कन्वेक्शन की बात की, कन्वेक्शन के रेडिएशन की बात की, फिर हमने यहाँ 3 लॉज की बात की और इसके फॉर्मूले की बात की। तो मेन फॉर्मूलेज जो हैं, अगर आप अपने फॉर्मूले शीट में लिखेंगे तो कौन कौन सा फर्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे, छोटे छोटे डेफिनेशंस भी लिख सकते हैं, जैसे के की डेफिनेशन होगी, कंडक्शन की डेफिनेशन होगी, के की वैल्यूज़ होगी डिफरेंट फ्लूइड के लिए और मेटल के लिए। ठीक है, वो लिख सकते हैं। मैं लास्ट में आपसे शेयर ज़रूर करूँगी अपना फॉर्मूला शीट। ठीक है, तो फिर ये हम फोरियर्स लॉ का ये इक्वेशन लिखेंगे, फिर ये सेकंड न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन लिखेंगे। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हम लिखेंगे, स्टीफन बोल्ट्जमैन का लिखेंगे। अब इतने फॉर्मूले अभी लिखेंगे, इसके बाद हम इंटीग्रेशनल ऑफ फोरियर्स लॉ कन्वेक्शन करेंगे। मींस कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, इसके रेजिस्टेंस और इसकी पूरी ओवरऑल फॉर्मेशन, अगर 2-3 ब्रिक्स अटैच हैं तो कैसे करेंगे, तो ये नेक्स्ट लेसन में मैं करूँगी और उसके बाद हम उसके फॉर्मूलेज लिखेंगे। तो तब तक के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है और ये अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम करेगी, इसलिए अभी इसको इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे मैं आपको पढ़ाऊँगी। ये क्रैश कोर्स है, मैं इसको फटाफट बता रही हूँ जल्दी से करके। इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल और इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जो कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी स्टार्ट है। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।